नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं जागो जनमत। आइए रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। कोटा में निजी बस मालिकों ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आरटीओ ऑफिस पर किया प्रदर्शन। नहीं थम रहा कोटा में चोरियों का सिलसिला। बेखौफ होकर कर रहे हैं दिन दहाड़े चोरियां, लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। जालोर के बहुचर्चित बरकत खान हत्या मामले में खुलासा। अवैध संबंध के चलते हुई हत्या। अटरू में बारिश की कामना में मेंढक और मेंढकी का पानी ग्रहण कर किया कन्यादान। विभागीय फेरबदल को लेकर ग्रामीण एसपी ने की पत्रकार वार्ता। कोटा दिगोद ग्वालियर रेल लाइन को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान। अब जानिए खबरें विस्तार से। कोटा में निजी बस मालिकों ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बस ऑपरेटर्स ने टैक्स माफी, किराया वृद्धि सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आरटीओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया। बस ऑपरेटर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। बाद में सभी ऑपरेटर्स ने बस की चाबियां अधिकारी को सौंप दी और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बस मालिक संघ ने मांगे पूरी नहीं होने पर 26 जुलाई से प्रदेश भर में अनिश्चित हड़ताल की चेतावनी भी दे डाली है। राजस्थान बस ओनर्स एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सत्यनारायण साहू ने बताया कि कोरोना काल में बस मालिकों की आर्थिक हालत खराब है। टैक्स तो क्या, फाइनेंस की किश्त भरने की भी अब हिम्मत नहीं बची है। उसके बाद भी सरकार 40 से 80 हजार रुपए के ऑनलाइन चालान बनाकर भेज रही है। ये चालान कोरोना काल में मजदूरों व स्टूडेंट्स को अपने घरों में छोड़ने गई बसों के बनाए जा रहे हैं, जबकि उस दौरान बस मालिकों को केवल डीजल के पैसों में यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र भेजा गया था। बस मालिकों ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए सरकार की मदद की थी, कोई कमाई नहीं की थी। आज जब फिटनेस बनाने वाले ऑफिस जा रहे हैं तो उस समय के ऑनलाइन चालान भेजे जा रहे हैं। साहू ने बताया, जब डीजल 42 रुपए लीटर था उस समय किराया तय किया गया था। आज डीजल 100 रुपए लीटर हो गया है, लेकिन किराया नहीं बढ़ाया गया। टैक्स माफी, किराया बढ़ाने, बस सरेंडर व आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर बस मालिक संघ कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। हमारे निजी बस मालिकों की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो टैक्स तो क्या है, सरकार को टैक्स देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फाइनेंसरों को किस्तें तक नहीं दे पा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के हमारे पूरे राजस्थान के बस मालिकों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, परिवहन आयुक्त साहब को और माननीय अध्यक्ष महोदय लोकसभा को तक ज्ञापन दिया है। अन्य राज्यों के आग्रह पर मात्र डीजल के पैसे में हमारी बसों को मजदूरों और कॉलेज, स्कूल, कोचिंग के बच्चों को बाहर भेजा था छोड़ने के लिए। उसके अंदर अन्य राज्यों से एक बस का कम से कम 50,000, 40 हज़ार रुपये का चालान ऑनलाइन बना करके भेज दिया। उस टाइम पे हमको पता नहीं चला। आज जब हम फिटनेस कराने, टीसीसी बनाने जब जा रहे थे या जा रहे हैं, जब हमें पता लग रहा है कि हमारा 50,000, 1 लाख रुपये का, 70,000 का, 60,000 के चालान वहाँ से निकल के आ रहे हैं। इसके लिए हमने ये ज्ञापन माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को दिया है और उनसे मांग की है कि लॉकडाउन के पीरियड में जितने भी ऑनलाइन हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र में जो चालान हुए हैं उनको खारिज करवाया जाए। कोटा शहर के स्वामी विवेकानंद नगर में आज एक चोर को लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद आरकेपुरम थाना पुलिस को बुलाकर सौंप दिया गया। मकान मालिक नरेंद्र ने बताया कि हमारे छत के ऊपर से 2 दिन पहले इस व्यक्ति ने वायर चोरी किए थे। इसके बाद हमने छत पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। आज ये जब दोबारा चोरी करने आया तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हमने इस व्यक्ति को पकड़कर आरकेपुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 2 दिन पहले हमारे पीछे से खाली मकान की छत पे से चढ़ के छत पे आया और लगभग 10,000 रुपये की कीमत का वायर चुरा कर ले गया और पीछे मकान में जलाया। जलाने के बाद कॉपर निकाल के ले गया। उसके बाद हमें पता लगा चोरी हुई। चोरी होने के बाद हमने ऊपर छत पे सीसीटीवी लगाया। सीसीटीवी लगाने के बाद ये आज दोबारा आया तो इसे रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों पकड़ के और हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके और पुलिस को सुपुर्द कर। नरेंद्र शर्मा सन ऑफ जानकीलाल जाति ठाकुर
निवासी स्वामी विवेकानंद नगर कोटा ने अभी एक रिपोर्ट पेश की, इसके प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जाए ये चोरी बाबत रिपोर्ट दी है। मैं बताया जाता हमारे छत के ऊपर के पहले भी 2 दिन पहले चोरी हुई और इस संबंध में हमने ये इन्होंने संदिग्ध इलाके भी पेश किया, इससे बैंक पूछताछ करके माल बरामद करते हैं। जालोर जिले के बहुचर्चित बरकत खान गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि बरकत खान की हत्या अवैध संबंधों के चलते उसके प्रेमिका के पति ने की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी भीनमाल थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी 40 वर्षीय गलबा राम व उसकी पत्नी 35 वर्षीय हरिया देवी को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने बरकत खान की हत्या रस्सी से गला घोट कर की थी। इसके बाद शव जलाकर खेत के कुएं में फेंक दिया था। 15 जुलाई की सुबह भीनमाल में गलबा राम ने बरकत खान को टैक्सी ठीक करवाते हुए देखा तो अपनी पत्नी को कॉल कर भीनमाल बुलाया। पति के कहने पर हरिया देवी बरकत खान के पास गई और उसे खानपुर छोड़ने की बात कही। अपनी बेटी के साथ बरकत खान की टैक्सी में बैठकर गांव की ओर वो चल दी। बाइक से पीछे पीछे गलबा राम भी गांव पहुंच गया। बरकत खान जैसे ही उसके घर में घुसा वह भी पीछे पीछे घर में घुस गया और गला दबाकर बरकत खान की हत्या कर डाली। उसकी टैक्सी नरता क्षेत्र में छोड़ दी। उसका मोबाइल पास में खेत में फेंक दिया। आरोपी ने वापस आकर लकड़ियां डालकर बरकत का शव जला दिया। इसके बाद बाकी बचे हुए को खेत में बने कुएं में डाल दिया और इसके बाद वो गुजरात चला गया। हमने कस्बे की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें 11 बजे के आसपास बरकत खां अपने टेम्पो से एक महिला और एक बच्चे के साथ उठा करके जाता हुआ दिख रहा था। वो जो जाता हुआ दिख रहा था वो एक रामसिंह रोड साइड में था और जो टेम्पो बाद में मिला था वो दूसरी रोड में मिला था, अपोजिट रोड में। तो हमारा उसकी पहचान कराने में हम प्रयास लग रहे थे। तो उसकी कल दिन में ये पहचान हो गई कि वो गलबा राम कलबी है खानपुर के, उनकी पत्नी थी। फिर इसकी जानकारी मिली कि ये लोग अहमदाबाद में, तो कल ऐसे तो भीनमाल में पुलिस जाब्ता के अहमदाबाद गए और उनको दस्तयाब किया। दस्तयाब करने के बाद जैसे उनसे पूछताछ की तो जानकारी में आया कि उनके ये इसकी पावली में चक्की थी पहले बरकत खां की और ये महिला का पीर था। इनके पहले से संपर्क थे और इनके आपस में संपर्कों की वजह ये जब से लगातार थे। कोरोना के टाइम में इसके पति को ये जानकारी मिल गई तो उस बात को लेकर के इन्होंने टेम्पो से बरकत खां को टेम्पो किराया करके बहाने करके घर बुलाया। फिर उसके पति ने उसका गला घोंट करके उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसको आग लगाई घर के पिछवाड़े में। फिर उसने अपने खाली कुएं में उसकी राख और हड्डियाँ डाल दी। सारी हड्डियाँ राख जहाँ जलाया वहाँ से भी जब्ती कर ली, बरामद कर ली। कुएं से भी बरामद कर ली गई। इसने फ़ोन खेतों में फेंक दिया, उसको भी बरामद कर लिया गया क्योंकि फ़ोन उस दिन भी वो रात तक बज रहा था। अटरू क्षेत्र के मायथा गांव में अच्छी बारिश की कामना में मेंढक और मेंढकी का पानी ग्रहण संस्कार करवाया गया। बता दें कि अटरू क्षेत्र के परवन नदी पार के गांवों में इन दिनों किसानों ने मौसमी आर्द्रता को देखते हुए सोयाबीन की बुवाई कर दी, मगर इंद्रदेव के मेहरबान न होने से सभी किसानों की झुलसती फसल को देखकर सांसें अटकने लगी है, जिसके चलते ग्रामीण अंचल में लोग विभिन्न तरह के टोटके आजमा रहे हैं। उस क्रम में आज पंडित द्वारा विभिन्न मंत्रोच्चार से 2 पिंजरों में बंद मेंढक और मेंढकी का पानी ग्रहण संस्कार किया गया। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 14 जुलाई से 16 अगस्त तक ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसी के तहत ट्रांसफर व पोस्टिंग की गई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई गड़बड़ी या छापा पड़ने जैसी कोई बात नहीं है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कभी भी कहीं पर भी विजिट की जा सकती है या कोई भी पत्रावली मंगवाई जा सकती है। एक अखबार द्वारा ये लिखा जा रहा है कि ग्रामीण पुलिस में छापा पड़ा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें छापा या अनियमितता जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है विभाग में कोई जयचंद हो जो खबरों को लीक कर रहा हो, लेकिन हर आदेश पूरी पारदर्शिता व लिखत में जारी होता है। आदेश इस कार्यालय द्वारा उस बैंड अवधि में निकले जब तक 14 जुलाई से पहले प्रत्येक लिखित आदेश उसका डिस्पैच क्रमांक है। प्रत्येक की कॉपी श्रीमान महानिरीक्षक महोदय को दी गई है। वो इमीडिएट सुपरवाइजरी ऑफिसर के रूप में यहाँ पे विराजमान है। कोई ऐसा नहीं है कि एक भी आदेश कि शरद चौधरी ने मौखिक जिसे कहते हैं
मैं मौखिक लगा दिया कि के शर्मा जी जाइए और सांगोर ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए और सुनील शर्मा जी जाइए रामगंज मंडी चले जाइए। नॉट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज देयर और डायरेक्शन इज देयर जो मौखिक है। कानून व्यवस्था की यही विकल्प बचता है, उस आदेश में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ से वहाँ भेजा जाता है। डीओबी में कर नहीं सकता, तो लिखित आदेश है। कानून व्यवस्था ड्यूटी के नाम पे अगर मान लीजिए वो ट्रैक हो गए हमारे जयराम जाट साहब, सांगोदर चौक पर अतिरिक्त हो गया और मदन सिंह मीणा को भेजा गया, तो ऐसे चौक पर अतिरिक्त नहीं रह सकता, इनको यहाँ से वहाँ भेजा गया। ये प्रक्रिया इस जिले में की गई। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हो नहीं सकती कि प्रत्येक आदेश लिखा पढ़त में सिपाही से लेके और ऐसे तक। इस आपकी जानकारी के लिए इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्वेरी होगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ है और क्यों वो एक अखबार छाप रहा है। नंबर 1। नंबर 2, वो इस बात पर बड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं कि छापा डाला गया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने एंटी करप्शन का छापा सुना है, इनकम टैक्स का सुना है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सुना है, ईडी का सुना है। छापा किसे कहते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आकर के अचानक जांच के लिए आता है, तब वर्ड छापा पड़ना कहते हैं। मेरे अधिकारी अगर यहाँ पे विजिलेंस की शाखा आई, मान लीजिए आएगी, तो मेरे अधिकारी वो मुझे भी कागज़ लेके बुला सकते हैं, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे से वरिष्ठ हैं, मेरे डीजी, एडीजी, आईजी, रेंज आईजी बुला सकते हैं, भाई सारे के कागज लेके मैं जाना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट छापा। वो मेरी जांच कर सकते हैं कि शरद चौधरी ने जो भी कृत्य किया है वो सही किया है या गलत किया। कोटा दिगोद ग्वालियर रेल परियोजना 2 राज्यों को रेल सेवा से जोड़ने वाली अति महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना चिर प्रतीक्षित है। लगभग 15-20 सालों से बार बार पुरजोर मांग के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से विगत लोकसभा में स्वीकृति तो मिली, लेकिन वित्तीय स्वीकृत राशि हमेशा ऊंट के मुंह में जीरा जैसे होने से ये योजना कछुए की भांति चल रही है, जिसके आगामी 8 से 10 साल तक पूरे होने के कोई आसार नहीं है। इसी को लेकर पीपलदा विधानसभा क्षेत्र कोटा राजस्थान और मध्य प्रदेश श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर तक लोगों ने बड़ा जागरूकता अभियान चलाकर अविलंब पर्याप्त राशि स्वीकृत करवाने तथा 2024 के चुनाव के पहले इसे धरातल पर उतारने के लिए प्रचार और मुहिम शुरू कर दी है। अब युवाओं ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, क्षेत्रीय विधायक से मिलकर इसे जल्द से जल्द पूरा करवाने की योजना बनाई है। गुरुवार को निजी बसों की हड़ताल के कारण यात्री भार बहुत ज्यादा बढ़ गया। आलम यह था कि कोटा से इटावा श्योपुर मार्ग पर कम संख्या में 2-4 बसें चलती हैं, लेकिन वो कम पड़ गई हैं। इन बसों में आलम यह था कि 52 सीटर बस में 100 से अधिक सवारियां बैठी हुई थी, जिसमें छोटे बच्चों, बुजुर्गों व अन्य लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों ने तो बसों की छत पर बैठकर यात्रा की। ऐसे में सवारियों से ओवरलोड होकर ये बस गुजरी। यात्रियों ने बताया कि बड़ी मुश्किल से यात्रा करनी पड़ी। कई यात्रियों को तो जगह भी नहीं मिली, उनको कोटा जाना कैंसिल करना पड़ा। बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली और कोटा जाने के लिए लोग परेशान होते नजर आए। दिन भर लोगों ने वाहनों की तलाश इधर उधर की। एटक यूनियन ने झालावाड़ डिपो में चल रही अनियमितताओं को लेकर महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ रोडवेज आगार के निरीक्षण के लिए जयपुर से आए महाप्रबंधक को एटक के शाखा अध्यक्ष एफाज अली के नेतृत्व में रोडवेज रिटायर्ड कर्मचारी व एटक यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन देकर झालावाड़ रोडवेज डिपो में चल रही अनियमितताएं व भ्रष्टाचार को लेकर अवगत कराया। पैसा लेके ड्यूटी लगवाना, प्राइवेट आदमी भी नहीं आता है, उसकी मर्जी से, जैसे मुख्यालय स्तर से समय पालक लगा रखे, चालक परिचालक के मुख्य समय पालक, लेकिन वो ड्यूटी लगा के चल जाता है। प्राइवेट आदमियों का यहाँ पर आतंक इतना है, तो वो आते हैं पीछे से ड्यूटी चार्ट में हेरा फेरी कर जाते हैं। वो भी हमने जीएम साहब के सामने रखी, मैंने आप पूरा ड्यूटी चार्ट निकला लो साहब, इसमें कितनी कटिंग हो रही है, अगर इसमें इतनी कटिंग हो रही है तो कुछ तो वास्तविकता होगी इसमें। तो उन्होंने इस बात को माना, उन्होंने कहा हाँ ये हम चेक कराएंगे, इसमें है। जब मुख्यालय स्तर से अगर मुख्य समय पालक नियुक्त कर दिए तो फिर भारी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकते। गणेशगंज कस्बे के इंदिरा कॉलोनी में लंबे समय से लोगों को नाली निर्माण का इंतजार था, जो अब पूरा होने जा रहा है। सरपंच हेमंत बेरवा ने बताया कि इस मोहल्ले की समस्याओं को कई बार पंचायत में दर्ज करवाया गया, जिस पर विशेष ध्यान देकर नाली निर्माण की सेक्शन निकलवाकर इसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है, जिससे लोगों को अब पानी निकासी की समस्या से निजात मिलेगी। मोहल्ले के उपेंद्र मीणा सहित अन्य लोगों ने बताया कि बारिश के समय में हमारे मकानों में पानी भर जाता था, लेकिन अब नाली निर्माण होने से हमें इस समस्या से निजात मिल गई है।
पहले भी पंचायत में कई सरपंचों ने नाली निर्माण का आश्वासन देकर चुनाव लड़कर चले गए, लेकिन निर्माण कार्य किसी ने नहीं करवाया। वर्तमान समय में सरपंच द्वारा ही निर्माण कार्य करवाया गया है। पहले हमें इस नाली नहीं बनी थी, इसके पहले हमारे बहुत परेशानी आती थी। इधर क्या माल खेतों का सबका पानी आता था, तो हमारे घरों में सब में भर जाता था, नाज पानी खराब हो जाता था। अब पहले भी बहुत सरपंच आए, उन्होंने भी अपनी बात किसी की नहीं सुनी। अब ये जो नए सरपंच साहब आए इस साल, तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। इन्होंने कहा आपका काम हो जाएगा, तो हमारा काम थोड़े दिनों में चालू हो गया और काम भी समाप्त होने वाला है। अच्छा काम किया इन सरपंच साहब ने। गणेशगंज में कोविड-19 का टीकाकरण शिविर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रखा गया, जहां पर लोगों की संख्या कम रही। इस पर डॉक्टर दुष्यंत चौधरी ने बताया कि यहां पर अब कम संख्या में टीके लगवाने वाले बचे हैं। अधिकांश लोग टीके लगा चुके हैं। टीकाकरण का आयोजन कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए किया गया। यहाँ पर आसपास के ग्रामीण भी टीके लगवाने के लिए पहुंचे। टीकाकरण के लिए लोग शाम तक पहुंचते रहे। टीकाकरण जो हो रहा है, जितना कवरेज हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और ज़्यादातर जो जनसंख्या है, ज़्यादातर नागरिक हैं, सभी के टीकाकरण लगभग पूरा होने की कगार पे ही है। लगभग सभी को इसमें लाभान्वित किया जा चुका है। गुरु शिष्य की अति प्राचीन परंपरा का निर्वहन करने का पर्व गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को वाल्मीकि समाज कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश सरसिया ने बताया कि क्षेत्र वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ महाराज के आदेशानुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये उत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम 24 जुलाई को प्रातः 9 बजे सरसिया सदन, नेहरू नगर, कोटा जंक्शन पर आयोजित होगा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।